स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का STY यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और विजयादशमी दशहरा का त्योहार आप काफी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूरे इंजॉय के साथ आप मनाए होंगे और आज से आप फिर पढ़ाई में जुट जाएंगे ऐसी उम्मीद के साथ आज मैं फिर क्लास 12 का फिजिक्स, जहां तक पिछले लेक्चर में हम लोग छोड़े थे, यानी पिछले लेक्चर में जो क्लास 12 का फिजिक्स पढ़े थे वह था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर समाप्त हुआ था। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, यानी नया चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है चुंबकीय द्विध्रुव, यानी मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल और आप सीरियस होकर पढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट होगी, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके जरूर क्वेश्चन को पूछिएगा। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। साथ ही साथ एक और सूचना है कि जैसे ये टॉपिक चल रहा है, जो लेक्चर चल रहा है, या हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अगर थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ें तो चीजों को यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव है क्या। इसके पहले जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो आप वहां एक वर्ड सुने होंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। और वहां हम लोग पढ़े थे कि दो समान परंतु विपरीत आवेश, परिमाण में दो समान आवेश हो और दोनों की प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, और इनके बीच का डिस्टेंस जब 2L होता है तो ऐसी रचना को आप क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव। ऐसी रचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। और वैद्युत द्विध्रुव में आप इस चीज को पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें क्या था कि दोनों आवेशों के परिमाण का किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को आप कहते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी यूनिट हो गया था कूलाम मीटर। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, उसी से मिलता जुलता आपका यह टॉपिक भी है, उसी से मिलता जुलता यह टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव को समझने के लिए सबसे पहले आप एक छड़ चुंबक या दंड चुंबक या बार मैग्नेट आप देखे होंगे, वो ऐसे होता है। ये मान लेते हैं कि यह मैग्नेट हो गया, इसका यह साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। देखिए ये दो पोल हो गए, दो ध्रुव हो गए। इसको हम, ये मैग्नेट के, इसको हम साउथ पोल कहते हैं, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो ध्रुव होते हैं, यानी जो पोल होते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है, क्योंकि वहां चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वो अधिक होती है, और उसको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो समान, यानी दो समान सामर्थ्य, दो समान सामर्थ्य एवं विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए जैसे दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसी रचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। ऐसे ही दो समान सामर्थ्य एवं विजातीय ध्रुव एक दूसरे के, देखिए साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गए, और इसमें भी जो डिस्टेंस है सेम वही होना चाहिए, यानी इनके भी बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2L होना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि बीच का डिस्टेंस 2L क्यों लिया जाता है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2L, और ये दोनों ध्रुव कितना होना, दोनों ध्रुव अपोजिट होना चाहिए। एक साउथ पोल है तो एक
नॉर्थ पोल है। तो ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे 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 आप पढ़े हैं चुंबकीय दिक् सूचक, चुंबकीय दिक् सूचक, चुंबकीय दिक् सूचक, धारावाही लूप, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक आदि, क्षण चुंबक आदि। एक क्षण चुंबक, ये सब जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है। यानी ये मैग्नेटिक डाइपोल को सब रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय दिक् सूचक सुई, धारावाहिक लूप, धारावाहिक कुंडली, धारावाहिक परिनालिका, क्षण चुंबक आदि। ठीक है, यानी दो समान परंतु दोनों ध्रुवों का सामर्थ्य कितना होना चाहिए, स्ट्रेंथ। सामर्थ्य मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है, स्ट्रेंथ। दो समान स्ट्रेंथ हो एवं उनका जो ध्रुव हो दोनों अपोजिट, यानी जो पोल हो वो अपोजिट हो। ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसी रचना को या ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। हमें लगता है कि ये चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, इसको आप समझिए। इसको समझने के बाद आपका पूरा इस चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं कि चुंबक है। आप देखे हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। इसमें क्या होता है कि ध्रुवों के पास, किसी भी चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय पदार्थों को, यानी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की शक्ति, आकर्षित करने की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, यानी पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी किसी भी मैग्नेट जो है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनको चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक शक्ति होती है। उस आकर्षित करने की शक्ति को ही क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दक्षिणी ध्रुव को माइनस एम और उत्तरी ध्रुव को प्लस एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक जो है वो एम्पियर मीटर, यानी एम्पियर मीटर है। जबकि बीमी सूत्र इसका जब लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला जब लिखेंगे, बीमी सूत्र जो इसका है m0 L1 T0 A1 है, या इसी को सीधे लिख सकते हैं L × A। ये इसका क्या है, बीमी सूत्र है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो ये साउथ पोल जो होता है, इसको माइनस एम और इसको मानते हैं प्लस एम होता है। यानी नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है और साउथ पोल निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझने वाली चीज है कि जब हम चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जब इसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है, इन दो ध्रुवों के कारण उस पे एक बल युग्म लगता है, जिसको हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं या टॉर्क कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। वह इसको घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। जबकि असमान जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं, तो इस टॉर्क के अलावा यानी बल आघूर्ण के अलावा एक अलग बल भी कार्य करता है। तो जब हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय द्विध्रुव को रखेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी इस चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है और असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका चुंबक, ये हो गया आपका साउथ पोल, इसको हम मान लेते हैं ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। और यहाँ पे जो ये साउथ पोल होता है इसको हम -m मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, +m, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है किसी भी चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य और इनटू इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये दंड चुंबक का है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आपका किसका हो गया, ये छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, M = M × 2l। यानी परिभाषा इसको लिख सकते हैं, चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इस मैग्नेट के किसी एक पोल का स्ट्रेंथ इनटू दोनों मैग्नेट यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स की प्रोडक्ट को यानी मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी कुछ स्पेशल केस हैं, ध्यान देते हैं इसको, स्पेशल केसेस। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसके चुंबक को, ये चुंबक हो गया आपका, ठीक है, ये आपका है यस, ये हो गया एन। इसको हम परपेंडिकुलर दो पार्ट में तोड़ दें। जब हम तोड़ देते हैं तो एक नया चुंबक यहाँ पे मिलता है। हर पार्ट जब इसको हम परपेंडिकुलर रूप से तोड़ेंगे तो हर एक छोटा सा टुकड़ा नए चुंबक की तरफ बिहेव करता है। इसके पहले हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये हो गया आपका यस, ये हो गया एन, और ऐसे ही एक चुंबक ये हो गया, तोड़े हैं तो काम तो वही करेगा। ये हो गया यस और ये हो गया एन। इसको हम लोग बीच में ब्रेक किए हैं ऐसे दो समान भागों में, यानी ये पूरा लेंथ कितना था 2l। ये किस पार्ट में तोड़ा है, ये लेंथ l हो गया और ये भी लेंथ l हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक नए चुंबक की तरफ बिहेव करता है, तो ये भी -m +m और ये भी आपका -m और ये प्लस, यानी एक चुंबक की तरफ बिहेव करेगा। तो होता क्या है, इसके चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है। तो जब यह था तो m था, अब इसको जब हम ब्रेक कर दिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, m डैश हो गया। m डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, m ×
यल, लेंथ तो यल हो गया, लेकिन यल तो होता नहीं है, 2l होता है। तो क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m/2 इंटू 2l। अब m/2 इंटू 2l किसके इक्वल हो गया, कैपिटल M के। मतलब ये है कि जो m डैश होगा वो क्या होगा, m/2 होगा। मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेट को जितने भी अगर दो बराबर भागों में तोड़ते हैं तो जो उस पे मैग्नेटिक डाइपोल होगा, जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल होगा वह पहले का आधा हो जाएगा। अगर 3 पार्ट में तोड़ते, अगर हम 3 पार्ट में तोड़ते तो क्या हो जाता, 4 पार्ट में तोड़ते तो क्या होता, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यानी जब इसको हम 2 बराबर भाग में तोड़ते हैं तो m/2 हो जाता है। ऐसे ही अगर इसको, इस मैग्नेट को अगर हम मान लेते हैं कि ये मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट को नेक्स्ट, इस मैग्नेट को मैग्नेट बनाता हूं, इस मैग्नेट को यस और एन, इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल तोड़ दिया जाए, इसको ऐसे तोड़ दिया जाए। लेंथ कितना है इसका 2l, ये कितना है प्लस m, ये कितना है माइनस m पूरा। जब इसको हम तोड़ देंगे तब क्या होगा, जब इसको हम इस तरह से तोड़ दें तो क्या होगा, यानी इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक ये हो गया और दूसरा जो है यहाँ पे ये हो गया। ये 2 पार्ट में इसको हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। जब 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है तो लेंथ तो इसका देखिए सेम है, लेंथ क्या है इसका सेम है, लेंथ तो इसका 2l ही है। लेकिन जो स्ट्रेंथ था, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन थी वो 2 पार्ट में टूट गया। यानी यहाँ पे जो प्लस m था वो क्या हो गया प्लस m/2, और यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस m/2, और यहाँ क्या हो गया माइनस m/2, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस m/, यानी 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। तो जो प्लस m था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर इसका m डैश निकालते हैं तो m डैश इक्वल टू क्या होगा बताइए, m/2 इंटू 2l, या इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा m इंटू 2l को क्या कहोगे m, तो कितनी वैल्यू आ गई m/2। यानी अगर हॉरिजॉन्टल तोड़े या परपेंडिकुलर तोड़े, किसी भी तरह से अगर आप तोड़ते हैं मैग्नेट को, तो जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल होगी वह पहले का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी पहले का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। देखिए इसके पहले हम लोग देखे थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत ध्रुव को रखा जाता था तो उस पर बल युग्म लगता था और उसकी वैल्यू क्या होती थी, टाउ इक्वल टू P sin थीटा। सेम ऐसे ही कोई फार्मूला इसमें भी आएगा। यह कब लगता था, जब किसी वैद्युत ध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता था तब। तो ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है। अब इसमें जो है एक हम चुंबक रखते हैं, एक चुंबक रखा जाता है, एक चुंबक हो गया, ठीक है। ये एक चुंबक हो गया आपका, ये है आपका यस और ये है यन, ठीक है। ये चुंबक, ये आपका क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रखा गया है, ध्यान दीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है। एंगल कितना है थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पर रखा गया तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। आपको पता है कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक में, जब भी किसी चुंबक को, चुंबकीय ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ध्रुवों पर एक बल लगता है। उस बल का मान, चूंकि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है F अपॉन M, B इक्वल टू F अपॉन M। M अब क्या है, स्ट्रेंथ है, और ये फोर्स है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू M। मतलब भी है
कि इसके कॉर्नर पे यानी इसके प्लस, ये चूंकि ये प्लस एम है और यहाँ पे क्या होता है माइनस एम होता है, तो प्लस एम की वजह से एक फोर्स लगेगी, उसकी डायरेक्शन इधर होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी एम इंटू बी, और इसके वजह से इधर फोर्स जो लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस एम इंटू बी। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बल लग रहे हैं एम इंटू बी और माइनस एम इंटू बी, इन दोनों का परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है, यानी एम इंटू बी और एम इंटू बी परिमाण समान, परिमाण में समान, परंतु दिशा क्या है, दिशा विपरीत के कारण एक बल युग्म बनाते हैं। इसे प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। या अभी क्या करेगा बल युग्म, इसको घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा, या इसे बल आघूर्ण भी कहते हैं, बल आघूर्ण भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना बल आघूर्ण लग रहा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक बल ए एक बल ए, तो जो टाउ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक बल इंटू दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी या लंबवत दूरी, लांबिक परपेंडिकुलर, यानी एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, यानी दोनों फोर्सों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एयर डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेट होती है उसकी पूरी, जो मैग्नेटिक डाइपोल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी जो लेंथ होती है ये लेंथ कितनी है 2l है, कितनी है 2l है, और एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं P। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा टाउ इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू क्या होगी एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है एनपी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एनपी। अब यहाँ एनपी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ट्राइंगल क्या ले लें, ट्राइंगल एस एन पी में अगर देखते हैं आप तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर एनपी अपन हाइपोटेनियस कितना है एस एन, तो साइन थीटा इक्वल टू एनपी अपान एस एन की वैल्यू कितनी है लेंथ 2l है, इसलिए एनपी की वैल्यू क्या हो गई 2l साइन थीटा। अब यह वैल्यू आप यहाँ पे रख दें तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू बी इंटू 2l साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। या टाउ इक्वल टू क्या लिख दें, इसको लिख सकते हैं m इंटू 2l और यहाँ क्या हो गया b साइन थीटा। जबकि आप इसके पहले अभी देखे हैं कि जो ये m इंटू 2l है, m इंटू जो 2l है वो किसके इक्वल है कैपिटल M यानी मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वल है। इसी को लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहां एम इक्वल टू क्या है एम इंटू 2l। या अगर चूंकि इसमें सब आपके वेक्टर क्वांटिटी, सब वेक्टर क्वांटिटी है, एम भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, टाउ भी वेक्टर है, इसलिए टाउ को अगर वेक्टर के रूप में लिखें टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम क्रॉस बी, ये वेक्टर के रूप में हो गया टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये आपका वेक्टर के फॉर्म में हो गया टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब अगर इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम बल कब लगेगा, मैक्सिमम बल आघूर्ण कब लगेगा, तो इसको अगर हम देखें नोट फर्स्ट, अगर इसको थीटा इक्वल टू क्या मान लें 90 डिग्री, क्योंकि साइन
थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है कितना होती है, +1, और +1 किसका होता है, 90 डिग्री की। तो उस कंडीशन में जब हम लिखेंगे तो टाउ मैक्सिमम होगा, क्या हो जाएगा, m इंटू बी, m इंटू बी। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू बी। अब मिनिमम का क्या होगा, 0। मिनिमम कब होगा, 0 होगा, कब, जब मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में हो, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो टाउ मिनिमम हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां से चाहे तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम मानी m इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, टाउ मैक्सिमम अपॉन बी। मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक डाइपोल को एकांक तीव्रता वाले मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड से लंबवत रखने पर जो उसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है वह किसके इक्वल होता है, चुंबकीय आघूर्ण के इक्वल होता है, चुंबकीय आघूर्ण के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर इसका यूनिट और इसका, चलिए इसके बाद अगर हम लोग इसका यूनिट और क्या कहते हैं कि डायमेंशन फार्मूला देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर कहीं कोई डाउट हो एक बार देख लें, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप इसमें आप पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया कि धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप। आपको पता है कि जब भी किसी धारावाही लूप में करंट फ्लो होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे दो क्षण चुंबक को हम एक साथ लाते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, वैसे ही धारावाहिक लूप को, दो धारावाही लूप को लाएंगे तो उसके बीच भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब यह है कि धारावाही लूप भी क्षण चुंबक की तरफ भी है व्यवहार करता है। अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि अगर दो धारावाहिक लूप को, यानी दो धारावाहिक लूप को मान लेते हैं, एक ये धारावाहिक लूप ले लिए और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, दो धारावाहिक लूप ले लिए, ठीक है, या मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वह एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त है। और यहां पे एक प्रेक्षक है जो इसे देख रहा है, तो इसे क्या दिखाई देगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखाई देगी। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखाई देगा ये ध्यान रखिए। देखिए इसको जब दिखाई देगा, इसको कैसा दिखाई देगा, इसमें जो है ये इसको जो है करंट आपका फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इसको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, जो इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो दिखाई देगा वो इसको दिखाई देगा नॉर्थ और यह दिखाई देगा साउथ, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो उसे ये दिखाई देगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो, कैसा हो, क्लॉकवाइज, अरे यार कहाँ है, गड़बड़ हो रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज है। ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कैसे, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और यहाँ पे प्रेक्षक इसको देख रहा है। ठीक है, तो जो इसको दिखाई देगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस रूप में होगी, इसकी डायरेक्शन ये दिखाई देगा, यानी यहाँ पे इसको जो दिखाई देगा वह साउथ दिखाई देगा और यहाँ पे इसको क्या दिखाई देगा, नॉर्थ दिखाई देगा। यानी यहाँ पे इसको साउथ दिखाई देगा और यहाँ पे इसको नॉर्थ दिखाई देगा। मतलब ये है कि किसी धारावाहिक लूप में जब करंट फ्लो होती है, करंट की दिशा के आधार पे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो होती है। अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, यानी वामावर्त फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो जो प्रेक्षक है, यहाँ पे क्या है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक को जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई देगी वो नॉर्थ और साउथ के रूप में दिखाई देगी। और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, यानी दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज है यानी दक्षिणावर्त है, तो दक्षिणावर्त जब होगा तो इसको किस रूप में रुका हुआ दिखाई देगा, यानी जब हम धारावाहिक लूप को छोड़ देंगे तो आकर कैसे रुकेगा, साउथ और नॉर्थ के रूप में इसको दिखाई देगा। जबकि अगर
एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है और धारा लूप को हम लटका के कहीं छोड़ दें तो वो भी आकर एसी दिशा में रुकेगा, किस दिशा में, नॉर्थ और साउथ। इसको नॉर्थ और साउथ के रूप में दिखाई देगा और इसको साउथ और नॉर्थ के रूप में दिखाई देगी। ये आपकी डायरेक्शन होगी। तो इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n हो, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, इसकी एरिया कितना हो, A, तो इसमें जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू होती है NIA sin थीटा, NIA sin थीटा, जहां पे NIA ही क्या है आपका, NIA ही क्या है, कैपिटल M है, NIA ही क्या है, कैपिटल M है, ठीक है। इसलिए टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, MB साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या हो गया, MB साइन थीटा। अब अगर मैक्सिमम निकालना है तो टाउ मैक्सिमम में भी मैं बताया हूं, थीटा की साइन थीटा की वैल्यू +1 होना चाहिए, मैक्सिमम वही होता है, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू बी, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू बी। अब यहाँ पे अगर इसकी यूनिट लिखते हैं आप, यूनिट, तो या तो M इक्वल टू I इंटू ए लिख दें, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 हो तो M इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू ए, और उस कंडीशन में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। या अगर इससे अगर निकालना चाहते हैं तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टाउ मैक्सिमम अपान बी, और इसकी टाउ की वैल्यू आप पढ़े क्या होता है, न्यूटन मीटर अपान न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका होता है। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, ऊपर जब इसको ले जाएंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इससे भी निकाल सकते हैं। और इसका जो बीमी सूत्र होता है, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, बीमी सूत्र मतलब डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, उसकी वैल्यू होती है AL स्क्वायर, AL स्क्वायर इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, यानी बीमी इसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप धारावाहिक लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जरूर इसको हम लोग बताएंगे, ठीक है, इसको जरूर हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2 सेमी लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली, यानी एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और इसमें जो है 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण M का मान निकालिए, M का मान निकालिए। तो आप M इक्वल टू क्या पढ़े बताइए, I इंटू ए, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये आपका क्षेत्रफल है। हाँ हेलो, क्या हाल चाल, तो M इक्वल टू I इंटू ए, या M इक्वल टू I की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 10 इंटू ए, मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल आप पढ़े A इक्वल टू क्या होता है, L स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो A इक्वल टू A 2 सेंटीमीटर है तो इसको चेंज कर दीजिए मीटर में और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया, अब ये वैल्यू इसी में रख दो, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴, या M इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट आप फार्मूले बेस पे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, अब तो नीट वगैरह में भी डायरेक्ट फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर फार्मूले तैयार है, एनसीईआरटी तैयार है, तो आप आसानी से नीट के भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी किसी का भी अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालने आ रहा है तो फार्मूला याद रखिए, M इक्वल टू I इंटू ए, यानी आपको I चाहिए और A चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक परमाणु है, आपको पता है कि परमाणु जो होता है, ये मान लीजिए एटम्स है,
और एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ राउंड लगाते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये राउंड कर रहा है, इसका मास मान लेते हैं m इंटू एम ही है, कैपिटल स्मॉल m ही इसका मास है। और इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं r है। ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के चारों तरफ रोटेट करता है, ये आपको पता है। हमको निकालना है I। तो अगर r रेडियस पर इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर अगर लगाता है तो एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, परिभ्रमण काल या पीरियोडिक टाइम t कहते हैं। और t इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4। तो r त्रिज्या पे एक पूरा चक्कर जब चलेगा किसी वृत्त पर तो उसकी टोटल सर्कमफेरेंस यानी परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई r अपान v स्पीड से अगर ये चल रहा है तो 2 पाई r अपान v हो जाएगा। ये हमें पता है। दूसरा कह रहा है कि अगर, चूंकि धारा क्या होती है बताइए? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, चूंकि आप पढ़े हैं आवेश की प्रवाह, और आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो वहां धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो धारा होगी I, उसकी वैल्यू क्या होगी? E अपान E। तो I इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है बताइए? E होगा। और T कितना निकाले हैं? 2 पाई R अपान V, या इसी को लिख सकते हैं E इंटू V अपान 2 पाई R। ये क्या निकला? ये किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो एक चक्कर में जो धारा उत्पन्न होगी वो I इक्वल टू E इंटू V अपान 2 पाई R होगी। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, इसकी एरिया क्या होगी? उसका एरिया क्या होगा? A इक्वल टू जानते हैं आप क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है? वृत्त है। तो m इक्वल टू, जब आप लिखेंगे I की वैल्यू क्या लिखोगे? EV अपान 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। तो जो यम मिला वो क्या मिला? ई इंटू भी आर अपान 2, ई इंटू भी आर अपान 2। ये आपका क्या मिला? ये मिला आपका मैग्नेटिक डाइपोल। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसमें अगर इस रूम में चल रहा है, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगी। किधर होगी? परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगी। ठीक है। तो यम हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कोणीय संवेग होती है, चूंकि सर्कुलर पथ पे रोटेट चल रहा है, तो उसमें जो मोमेंटम होगी वो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है। और उसकी वैल्यू यम इक्वल टू क्या होगा? यम ई भी आर। ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यम भी आर, या भी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए? यल अपान यम इंटू ई। तो अगर हम चाहें तो भी आर की जगह क्या लिख दें? इसको लिख सकते हैं यम इक्वल टू क्या लिख दें? ई यल अपान ई यल अपान 2m ई, 2m ई। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यम इक्वल टू माइनस यल अपान 2m ई इंटू ई। ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल हो गया एंगुलर मोमेंटम के रूप में। माइनस साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होता है। कैसा होता है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो माइनस यल अपान 2m ई इंटू ई, जहां यम ई आपका यम भी बोल सकते हैं क्योंकि मास क्या दिया गया? यम ई माना गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि बोहर के सिद्धांत से, हम जानते हैं कि बोहर के सिद्धांत से, बोहर के सिद्धांत से कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिटल में गति करता है
और उसकी जो कोणीय संवेग होती है यल, वो क्या होती है, NH अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इस कंडीशन में अगर m इक्वल टू यहाँ पे माइनस यल अपान 2mi लिखा गया है और यहाँ क्या लिखा गया है e, तो यल की जगह अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, NH अपान 4 पाई me इंटू ई हो जाएगा ना। ई NH है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये आपका NH है अपान 4 पाई me हो जाएगा। ये आपका फार्मूला इसकी हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि NH अपान 4 पाई mi की वैल्यू होता क्या है, ठीक है, लिख सकते हैं m इक्वल टू EH अपान 4 पाई m इंटू ई इंटू EN। अब यहाँ पे EH अपान 4 पाई m इंटू ई को हम कहते हैं म्यू बी। म्यू बी मतलब हो गया बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। EH अपान 4 पाई m को क्या कहेंगे, बोहर मैग्नेटॉन, और इसको म्यू बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये m इक्वल टू NH अपान 4 पाई m ई को हम इस रूप में लिखेंगे और EH अपान 4 पाई m क्या हो गया, म्यू बी के इलेक्ट्रॉन और इस पे चार्ज कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 90 इंटू H कितना होता है 6.63 इंटू 10 पर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 म्यू बी इक्वल टू 9.27 इंटू 10 पर माइनस 24 एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 पर माइनस 24 एम्पियर मीटर। इसी को हम कहते हैं मैग्नेट्रॉन, एक तरह से कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब यह है कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। जैसे जैसे ऑर्बिटल वैल्यू चेंज होती जाएगी, मोमेंटम इसकी चेंज होती चली जाएगी, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज मैग्नेटिक डाइपोल को समझे। मैग्नेटिक डाइपोल क्षण चुंबक की वजह से निकालें, धारा लूप की वजह से निकालें, और कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में अगर रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा उसको निकालेंगे। चूंकि मैंने निकाला, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, यानी जो मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कल हम लोग अच्छी और निरक्षी और किसी भी स्थिति में, जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, या किसी भी स्थिति में, तो तीनों स्थितियों में हम लोग कल चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का गणना करेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर का पूरा हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल मस्ट है, और न्यूमेरिकल पे हम लोग टाइम देंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, फिर पूरे चैप्टर पे एक बार रिवीजन के बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।